हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वन शॉट रिवीजन सीरीज में सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन क्लास 10th एसएसटी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा लास्ट चैप्टर, ज्योग्राफी से आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का नाम है। बहुत ही सिंपल चैप्टर था, ऑलरेडी आप स्कूल्स में पढ़ चुके हो, बट फिर भी एक बार हम आज कोशिश करेंगे कि रिवीजन करते हुए पूरे चैप्टर को इस तरह से पढ़ें कि अगर कोई क्वेश्चन सीबीएसई में आ जाता है, जो कि आएगा ही आएगा, तो आप उसका आंसर दे सकें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब इस टाइप की इंडस्ट्री जो किसी चीज को मैन्युफैक्चर करती है, दैट्स ऑफ कोर्स इसका मतलब तो ये निकला। अब ये भी बात हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उन सभी इंडस्ट्रीज को हमने काउंट किया है जो बेसिकली हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन का काम करती है। इसका मतलब जो हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर है इकोनॉमिक्स का, उससे रिलेटेड है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है ये क्या करती है? ये प्रोडक्शन करती है। किस चीज का? गुड्स का। किस चीज के अंदर? कितनी क्वांटिटी के अंदर? तो भाई बहुत बड़े पैमाने पर ये क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं। जो भी रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से या प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, उसको ये प्रोसेस करते हैं, एक नया प्रोडक्ट ये बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल लीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए, उसके बाद में कोई नया सब प्रोडक्ट आप तैयार कर दें अगर, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये काउंट किया जाएगा आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। मेरे हिसाब से यहां तक कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं है और सिंपल सी बात है। तो ये ऑलरेडी तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो कि इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। तो जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है या सेकेंडरी हमारा सेक्टर है इकोनॉमिक्स का, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे अगर हम पढ़ें तो ऑब्वियसली वही चीज हमारे सामने आ जाएगी कि हम हमारी इन इंडस्ट्रीज को बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज में काउंट करते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी का दूसरा नाम एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे हमने इकोनॉमी को बांटा था वैसे ही 3 टर्म हम पढ़ते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज। जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में, मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं कोई भी चीज और फिनिश गुड में प्राइमरी सेक्टर से लेकर प्रोसेस करके उसे एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में तब्दील करते हैं, तो उन सभी एम्प्लॉयड पीपल को हम ये कहेंगे कि वो किसका पार्ट है? वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम पढ़े तो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो कंट्री की इकोनॉमी को एक्चुअल में सबसे ज्यादा पावर देने वाला कोई सेक्टर अगर है तो वो सेकेंडरी सेक्टर है। चाइना हमसे आगे क्यों है? जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वो उतना ही ग्रो कर रहा है जितना हम कर रहे हैं। बट क्या चीज है जो उसको हमसे डिफरेंट करती है? तो वो है उसका इंडस्ट्री। और तुम जानते हो कि चाइना वर्ल्ड की वर्ल्ड फैक्ट्री किसको कहा जाता है? ऑफ कोर्स चाइना को कहा जाता है। इसीलिए चाइना सबसे आगे है, बिकॉज उसके यहाँ पर इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा डेवलप्ड है। तो किसी भी इकोनॉमी को पावर देना या किसी भी तरीके से डेवलपमेंट गेन करना, डेवलप्ड कंट्रीज में अपने आप को कंसिडर करवाना इज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या सेकेंडरी इंडस्ट्री। अच्छा, फिर से देखो एक चीज और मुझे यहां पर दिख रही है तो मुझे इच्छा हो गई आपको बताने की। बहुत सारे बच्चे हैं जो यूएसए को नहीं जानते ना, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर कर लें आज कि ये पूरा का पूरा, कुछ लोग इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हिस्सा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इतना सा केवल ये है हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। केवल ये हिस्से ही यूएसए हैं, बाकी ये कनाडा इंडिविजुअल है, ये ब्राजील और इस तरह से दूसरे कंट्रीज। इनके अंदर लगभग 31 नेशंस हैं और इन 31 स्टेट्स का एक ग्रुप यूएसए है। मुझे मैप देख करके याद आ गया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यूएसए देखो इतना सा है लेकिन कितना ज्यादा पावरफुल है, जबकि रशिया इतना बड़ा है बट इतना ज्यादा पावरफुल उसके सामने हमें दिखता नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और 11th अगर पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए भी, तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूएसएसआर टूट गया, रशिया रह गया, यूएसएसआर कैसे उससे दब गया। वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। चलिए, वो तो खैर अपना टॉपिक है नहीं, तो आगे पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वन बाय वन
क्योंकि इतना डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, वन शॉट रिवीजन है। तो सबसे पहली चीज, जो भी चीजें नेचर में अवेलेबल होती है, अब कोई भी चीज एग्रीकल्चर सेक्टर से आपको मिल रही है तो पूरी की पूरी उसी तरीके से तो आप उसी फॉर्म में तो यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको डेवलपमेंट करना है या उस नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाना है तो आपको उसको प्रोसेस करके सब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो भी चीजें नेचर में अवेलेबल है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उसको पूरे तरीके से यूज करने और खराब होने से बचाने के लिए हमें सेकेंडरी सेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है। डेवलपमेंट अगर आप एक ही चीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम ओवरली डिपेंडेंट हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 50% से ज्यादा पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अब अगर आपको बैलेंस बनाना है, ओवरली डिपेंडेंट हो जाओगे तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाओगे, जैसे होते हैं हमारे यहाँ पे। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे बनाएंगे आप, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डिपेंडेंट है तो वो फिर सेकेंडरी सेक्टर में भी होनी चाहिए। टर्शरी तो अपने आप फ्लो करेगा, अपने आप ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनहैंस्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपकी इंडस्ट्रीज डेवलप करेगी तो फॉर श्योर आप क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को भी ग्रो कर पाएंगे। यहां पे कैपिटल आपकी राजधानी नहीं है, कैपिटल इकोनॉमिक्स का टर्म है जो कि एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जो फ्यूचर में आपको रिटर्न्स देता है, ठीक है। आज किया हुआ खर्चा, आज किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर में आपको रिटर्न्स देगा। तो क्या है ये, कि जब आप इंडस्ट्रीज में एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी कैपिटल को इनहेंस करते हैं, अपने देश की कैपिटल को इनहेंस करते हैं। देश की कैपिटल मतलब देश का जो भी इन्वेस्टमेंट है, देश का जो भी पैसा है, देश का जो भी करेंसी है, मनी है, ठीक है। सो क्या क्या हुआ, हमने अभी देखा कि कैसे आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, हाउ यू कैन बैलेंस द सेक्टोरियल डेवलपमेंट्स, इनहेंस द कैपिटल फॉर्मेशंस। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड फॉरेन एक्सचेंज। जब आपके यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी तो क्या होगा, तो आपके यहाँ जब इंडस्ट्रीज आ गई तो सोचिए आपने सेटअप किया इंडस्ट्री को, तो विदेशों के जो लोग होंगे, जो बड़े बिजनेसमैन होंगे, वो आपके यहाँ पर आकर के बिजनेस करना चाहेंगे, है ना। ऐसे में जब वो अपने साथ में अपना बिजनेस लेकर आएंगे या कुछ ऐसा आइडिया लेकर आएंगे, इनोवेशन लेकर आएंगे, तो अपने साथ में पैसा भी लेकर आएंगे वो। और ऐसे में या फिर अगर वही लोग हमारे यहाँ पे बिजनेस सेटअप करते हैं तो पैसा तो आ ही रहा है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो रही है, लोगों को जॉब्स भी मिलेगी एंड ऑल। ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर हमने डिस्कस किया था इसको खुल करके। तो अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होती है तो जॉब क्रिएशंस भी होते हैं, इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, विदेशी लोग भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। सो इंडस्ट्रीज अगर डेवलप करेगी तो ये सारी चीजें भी होना लाजमी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारे यहाँ पर अगर, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व कर रखा है, बट इफ अगर ये पॉसिबल हो कि आपका सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो जाए तो यू कुड गिव द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल हु वर अर्लियर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इफ इंडस्ट्रीज डेवलप तो ऐसे में यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, उससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, फॉरेनर्स अट्रैक्ट होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारे देश के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा, और साथ ही साथ जो लोग एक तरीके से एम्प्लॉयड थे या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे, कहाँ पे, बैलेंस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, है ना, एम्प्लॉयड नहीं, तो बैलेंस करना होगा हमें सेक्टर्स को, वो भी पॉसिबल होगा जब इंडस्ट्री डेवलप करेगी। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो शायद अगर हम यूज ना करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, तो उस चीज को भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एक तरीके से यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं। तो इट्स क्वाइट सिंपल, मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस आपसे अगर पूछे तो इंपॉर्टेंस आपको पता होनी जरूरी है। चलिए अब इसके आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, ये तो बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रीज। यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडस्ट्री के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, पहले उसको पढ़ेंगे, फिर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, मतलब वाइस वर्सा। तो यहां पे ये देखो कि भाई ये एग्रीकल्चर सेक्टर था, इसने इंडस्ट्रीज को दिया क्या, तो ऑफ कोर्स जो रॉ मटेरियल होगा वो कहां से आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। तो जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा है हमें वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा है, अगर वो ना मिले तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी, पहली चीज। दूसरा, अगर आप यहां पे अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी चीज आप ऐड करना चाह रहे हैं, उसको फ्लोरिश करना चाह रहे हैं,
तो इसके अंदर आपको कैपिटल फॉर्मेशन का जो रास्ता निकलता हुआ दिखेगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही दिखेगा। इट ऑल्सो एक्ट एज द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन इंडस्ट्रीज। क्यों कैपिटल फॉर्मेशन? कैसे? आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई, आपके पास में बहुत बड़ा एक फील्ड है जिसमें आप वीट ग्रो करते हो। अब आपने क्या किया, वीट आपने ग्रो किए, आपने इंडस्ट्री सेटअप कर दी, उस वीट से आपने उसको कन्वर्ट किया फ्लोर में, फ्लोर से उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं बिस्किट्स में। तो आपने क्या किया, एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन का काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो एग्रीकल्चर सेक्टर आपने जब इसने रॉ मटेरियल दिया आपको, उससे आपने उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मेशन हुआ किसका? कैपिटल का। नेक्स्ट, जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको खाना भी एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। ऑफ कोर्स मार्केट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट बना के देता है एग्रीकल्चर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट प्रोवाइड्स गुड मार्केट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कैसे? जो जो चीजें नेचुरली हमें मिलती है उसको आपने कन्वर्ट किया कोई दूसरे सब प्रोडक्ट में। नाउ द पीपल विल बी डिपेंडेंट ओवर द सब प्रोडक्ट्स। लाइक हमें जूसेस मिलते हैं, है ना, बाहर अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे जूस कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ आप जूस पीते हैं, बट उसके पैरेलल हमें दूसरे ट्रैक्टरा पैक्स में, वो होता है ना जिसमें जूस बहुत दिन तक रहता है, सही ट्रैक्टरा पैक ही तो कहते हैं उसको शायद, तो उस ट्रैक्टरा पैक में हमें जो जूसेस मिलते हैं वो भी तो हम यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर हमारी फ्रूटी हो गया, माजा हो गया। तो ऐसे में आपने क्या किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आपने एक तरीके से जो भी प्रोडक्ट पहले वहाँ पे चल रहे हैं, जो भी नेचुरली हमें मिलते हैं, उसका आपने रिप्लेसमेंट तैयार कर दिया। एंड दैट रिप्लेसमेंट गिव्स यू द गुड मार्केट। गुड मार्केट इन अ पॉइंट ऑफ व्यू, इफ वी आर बिजनेसमैन देन इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट के। ठीक है, एक नया तरीका उन्होंने निकाल दिया पैसे कमाने का। अब अगर हम इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से तो हमें सोचना पड़ेगा। सो यहाँ पर यही पॉइंट बता रहा है कि क्या करता है, एक अच्छा मार्केट तैयार करके देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इंडस्ट्री, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएगी ना, तो ऐसे में वो एम्प्लॉयमेंट वाला जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग यहां पर भी ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए एग्रीकल्चर का बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज में। एक बार फिर से देखो इसको, रॉ मटेरियल मिलता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वर्कर्स को क्या मिलता है, फूड टू वर्कर्स बोल सकते हो आप, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को गुड मार्केट मिलता है, साथ ही साथ डिक्रीज होता है प्रेशर्स किस पे, इंडस्ट्रीज पे। सोचो एग्रीकल्चर सेक्टर हुई ना तो सारे के सारे लोग किसमें एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज में, जैसा फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर वहां पे आप देख रहे हो वहां पर था वर्किंग आवर बढ़ा दिए थे, बहुत सारा इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था या वेजेस था उसको कम कर दिया था। जो वेमेन थी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया था, उनके वर्किंग आवर और ज़्यादा बढ़ा दिए, वेजेस कंपेरेटिवली मेल की कम कर दी गई। तो ऐसे ही होगा अगर इंडस्ट्रीज पे आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो। ठीक, इसके बाद देखें अगर अपन, तो यहाँ पर है कि इंडस्ट्रीज का एग्रीकल्चर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी तक तो हमने किसको अच्छा बताया यहाँ पे, अब किसका वैल्यू करेंगे, इनका, और इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, एग्रीकल्चर अगर आपको बढ़ाना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो इंडस्ट्री ही है जो आपको फर्टिलाइजर्स देगी, पेस्टिसाइड्स देगी, या और भी जो दूसरी टेक्निक्स आपको मिलने वाली है, या जो गैजेट्स आपको मिलने वाले हैं, ऑल सच गैजेट्स, ऑल सच थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड यू बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रीज, या फिर जो भी इनोवेशंस हैं उनके थ्रू। अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग होकर के आपके पास में आएंगे। ये क्या करते हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर से प्रेशर कम करते हैं। इसके अलावा सेम वही हो गया है ना। इसके अलावा इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करता है प्रोसेस्ड प्रोडक्ट टू द एग्रीकल्चर। जो भी एग्रीकल्चर से मिला हुआ प्रोडक्ट है, हमें रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बना करके हमें देता है। तो जो मांग है उस मांग को आप कहीं ना कहीं कॉप अप कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। इट ऑल्सो इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सोचिए अगर कोई फ्लोर है, ठीक है, मतलब वीट है, ऐसे मान लेते हैं वीट है, तो वीट अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए के केजी के आसपास मिलता है, लगभग 15 रुपए केजी के आसपास।
बट अगर इसको हम फ्लोर में कन्वर्ट कराते हैं तो 2 रुपए केजी, 3 रुपए केजी के आसपास ये पिसाई होती है ना उसकी, जब गेहूं को हम पिसवाते हैं तो लगभग ये कितने का पड़ गया, 18 रुपीज केजी का। सही बात। लेकिन इसने क्या कहा कि ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है मार्केट वैल्यू। लेकिन अब मैंने क्या किया, तुम रॉ मटेरियल मत लो, आप पैक्ड आइटम ले लो। तो आपने वो लक्ष्मी भोग का आटे का वो जो कट्टा होता है 10 किलो 15 किलो वाला, अगर आपने वो ले लिया तो वो 180 रुपये का नहीं आएगा इस हिसाब से। अगर 10 केजी का ले रहे हो तो आपके हिसाब से तो 18 रुपये का होना चाहिए, वो मल्टीप्लाइज में आता है। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आपको मिलना था उसका वैल्यू आपने इंडस्ट्रीज को ऐड करने के बाद में बढ़ा दिया। ये काम कौन करता है, इंडस्ट्री करता है। अच्छी पैकेजिंग कर दो, अच्छा सा बढ़िया सा उसको दिखा दो, और अल्टीमेटली आप फिर बेनिफिट ले सकते हो इससे। एक बार फिर से देखते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या और भी जो एग्रीकल्चर की नीड्स होती हैं वो कौन फुलफिल करता है, इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, और जो कोई भी गैजेट्स होते हैं वो सभी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की फैसिलिटी इंडस्ट्रीज देती है। प्रेशर कम कर देती है एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर पे से, और जो भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर में। साथ ही साथ इसकी मार्केट वैल्यू को भी बढ़ा देता है इंडस्ट्री। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई तुम्हें तकलीफ होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ जाता है, एक बार इस क्लासिफिकेशन को समझें। मैक्सिमम मतलब 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर कई बार अगर हमें ये याद रहता है फॉर्मेशन कि हाउ वी हैव क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज, किन किन बेसिस पे हमने डिवीजन किया है इंडस्ट्रीज का, तो बहुत फायदा होता है हमें। ठीक है, तो देखो भाई, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिकली ब्रॉडर अगर बेस देख रहे हैं हम, रॉ मटेरियल का सोर्स कहां से आ रहा है इस बेसिस पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है इस बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, और रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो रहे हैं किस लेवल के, उनके बिहाफ पे यहां पे हमने क्लासिफाइड किया इंडस्ट्रीज को। अगर ये टेबल भी आपको याद होता है तो बहुत बहुत फायदा होता है। चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रीज में अगर आपने रॉ मटेरियल को बेस बनाया तो कितने टाइप की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। एक इंडस्ट्री होगी एग्रो बेस इंडस्ट्री और दूसरी होगी मिनरल बेस इंडस्ट्री। एग्रो बेस इंडस्ट्री सीधी सीधी बात है, एग्रीकल्चर से अगर आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है तो एग्रो बेस इंडस्ट्री कहलाएगी। अगर आपका रॉ मटेरियल मिनरल से आ रहा है तो वो मिनरल बेस इंडस्ट्री होगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो दैट वुड बी लार्ज। अगर ज्यादा नहीं तो स्मॉल। ठीक है, ज्यादा का मतलब यहां पर करोड़ में है। ठीक है, और अगर ओनरशिप के बेसिस पे देखेंगे तो सरकारी, गैर सरकारी मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट, फिर जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर का मतलब जहां प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिलकर के काम करती हैं। ठीक है, एंड कॉर्पोरेटिव, कॉर्पोरेटिव्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल केम टुगेदर एंड फॉर्म अ इंडस्ट्री। तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेटिव्स। अगर हम रॉ मटेरियल देखें, उनकी क्वांटिटी के बारे में बात करें, फिनिश गुड्स उनकी क्वांटिटी के बारे में बात करें, तो हैवी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेट होता है या जो भी प्रोडक्ट बनता है वो बल्क में बनता है। ठीक है, और दूसरा लाइट इंडस्ट्रीज जिसका फिनिश गुड और रॉ मटेरियल ज़्यादा वेट का या ज़्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं चाहिए होता। तो सच डिविजन्स वी नीड टू कीप इन माइंड कि हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है इन पार्ट्स में, एंड ये जो पार्ट है इनके बिहाफ पे भी इंडस्ट्रीज सब डिवाइडेड है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो तो आगे चलिए। अब हम अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे देखें इंडस्ट्रीज को, तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब जैसे तुमने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर डिवीजन कर दिया इंडस्ट्री का, तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, तो करोड़ में। तो देखो यहां देखो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नीडेड, तो कम से कम 1 करोड़ तो आपका इन्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर कितना भी हो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए।
और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ से नीचे का आपका इन्वेस्टमेंट हो, यहां पे 3 कैटेगरी होती है वैसे, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज, 1 CR एंड मोर देन 1 CR, है ना। यहां पर अपन कह सकते हैं बिटवीन 20 लाख टू 1 CR। तो 20 लाख से कम, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में और 1 करोड़ से ऊपर, ये डोमेस्टिक होता है ना, हाउस होल्ड इंडस्ट्री कोई भी लगा दी अपन ने, जिसको अपन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, और फिर ये आ जाता है आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इतना से याद रखो कि 2 टाइप की है, 1 करोड़ के आसपास, और उससे अगर ज्यादा है तो लार्ज, उससे कम है तो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर हम रॉ मटेरियल के हिसाब से बात करें, बल्क ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स के बारे में बात करें, तो इनमें रॉ मटेरियल की क्वांटिटी, क्वालिटी एंड फिर उसका कंजप्शन, इन सभी को बेस बनाया जाता है हैवी इंडस्ट्री। इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, मतलब आयरन इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि सब में वो काम में आएगी, तो ये हैवी इंडस्ट्रीज में काउंट होती है। और लाइट इंडस्ट्री में देखेंगे, आपने छोटा सा फैन बना दिया, सिलाई मशीन बना दी या बल्ब बना दिया, तो वो कैसे हुई, लाइट इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से कुछ भी आप बनाएंगे, अगर आपने घर का दरवाजा बनाया तो हल्का तो होगा नहीं, भारी होगा, लेकिन अगर आपने सिलाई मशीन बनाई तो हल्की होगी, ऐसे उठा करके आप लेके जा सकते हो। आजकल तो प्लास्टिक की और बनती है। तो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स के बेसिस पे, उनके बल्क के बेसिस पे आप डिवीजन करते हैं लाइट एंड हैवी इंडस्ट्री में। अगर थोड़ा और देखते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको ओनरशिप के बारे में बताया, लेकिन इसको और थोड़ा डिटेल में समझें कि ओनरशिप के बिहाफ पे यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी इन 1951 के प्लान डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडस्ट्रीज को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला हमने गवर्नमेंट सेक्टर देखा था, गवर्नमेंट सेक्टर में जिसमें ओनरशिप किसके पास होती है, पब्लिक सेक्टर जिसमें ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, प्राइवेट सेक्टर जिसमें किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के पास में होती है, जो रजिस्टर्ड फर्म होती है, जिसको आप पार्टनरशिप फर्म्स कहते हैं, जैसे बजाज ऑटो, टिस्को, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज हैं, इंडिविजुअल लोगों की हैं। ओनरशिप किसके पास, ओनर्ड कौन होते हैं, इंडिविजुअल्स। जबकि पब्लिक के अंदर अपन बात करते हैं, जहां भी पब्लिक आ जाएगा उसका सीधा किससे संबंध होगा, गवर्नमेंट से, ठीक है। जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया। जॉइंट सेक्टर में क्या होगा, जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट एंड जो पब्लिक सेक्टर है दोनों एक साथ आ जाएंगे और मिलकर के काम करेंगे। और कॉर्पोरेटिव्स के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेटिव जैसे अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल इज कॉर्पोरेटिव हाउस, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल केम टुगेदर टू डू बिजनेस और सेटअप अ इंडस्ट्री, ठीक। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में आपने यहां देखा कि रॉ मटेरियल के सोर्स के बिहाफ पे आपने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज हैं, यहां पर आपने सबसे पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखा कि जहां से रॉ मटेरियल आपका आ रहा है, अगर वो एग्रीकल्चर फील्ड्स है या नेचर है जिसमें आपने ग्रो किया ऐसा कुछ, तो उसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में काउंट करेंगे। और अगर मिनरल्स से वो आ रहा है, अगर आपने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया अर्थ से और फिर उसको रॉ मटेरियल बनाते हुए आपने अगर काम किया, तो दैट वुड बी कंसिडर एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इनके रोल्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स, रोल मतलब यहाँ पे किस टाइप की इंडस्ट्रीज होंगी, तो जैसे मैंने आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज और मैंने आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बताया। देखो थोड़ा सा अच्छे समझना, घर से अभी हमने देखा था जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 20 लाख से कम था, ये कैटेगरी एक्स्ट्रा आ जाती है। 20 लाख से कम इन्वेस्टमेंट आपने घर से अपनी इंडस्ट्री चलाई है, जैसे हैंडलूम्स होते हैं, जैसे खादी लेदर शॉप्स हो गई, ठीक है, जो भी आर्टिशियंस हैं उनके हाउसेस से जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है। या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होती है, जो भी जैसे आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, जब डायरेक्टली उसको यूज किया जाएगा, ठीक है, लोगों के थ्रू, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, वेजिटेबल्स एंड ऑल, ये सारी कंज्यूमर इंडस्ट्री होती हैं। ये थोड़ा सा नया है तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिवाइड करूं तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए
एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने सारी इंडस्ट्रीज तो डिवाइड कर दी अलग अलग कैटेगरीज में, बट उसके बावजूद भी इंडस्ट्रीज को और भी बहुत सारी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक तो होती है कुछ जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एक तरीके से दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, बात समझना। जैसे आयरन है, अब ये आयरन क्या करेगा बेटा, आयरन का जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, आयरन या स्टील, इनका जो प्रोडक्शन कर रहे हो, ये प्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है, जिससे कि दूसरी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज सेटअप की जा सके। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, ये दरवाजा बना दिया मैंने। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन इसलिए हो रहा है जिससे कि दूसरी इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर सकें। तो एक तरीके से मदर इंडस्ट्री होगी, और मतलब पेरेंटल इंडस्ट्री है ये, और एक तरीके से ये उसकी सब यूनिट्स हैं। तो कुछ तो इंडस्ट्रीज होती हैं जो इंडस्ट्रीज पेरेंटल होती हैं। पेरेंटल मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक तरीके से प्लेस बना के देती है या प्लेटफॉर्म रेडी करके देती है उनको सेटअप करने के लिए। और फिर दूसरी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में काउंट किया जा सकता है, जिससे बनने वाले प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर्स होते हैं वो यूज करते हैं। अगर आप भविष्य के अंदर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप भविष्य में फैक्ट्री अपनी स्टार्ट करते हैं तो उस फैक्ट्री के साथ में कौन कौन सी ऐसी चीजें होगी जिसको आप नोटिस करेंगे। अगर आपको अपने आपके एरिया में या आपको कहीं भी फैक्ट्री खोलनी है अगर, तो किन किन चीज़ों पे अगर आप मतलब गौर करेंगे एक फैक्ट्री को ओपन करने के लिए, उसी टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। रेगिस्तान के अंदर जाकर के तुमने आइसक्रीम फैक्ट्री अगर स्टार्ट की तो शायद मूर्खता होगी हमारी। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम बनाना है तो हमें उस फैक्ट्री के अंदर बहुत ठंडक रखनी पड़ेगी, वहाँ ऑटोमेटिकली गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। इसका मतलब हमें कूलिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, फिर कोल्ड स्टोरेज बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे, फिर जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है उसको जहाँ पर कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत एक तो लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। उसके अंदर हमें जो वैन्स यूज़ करेंगे हम, वो भी कैसी होनी चाहिए, वो भी एसी वाली होनी चाहिए, तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो कई चीज़ों को, कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब आप लोकेट करना चाहते हैं किसी इंडस्ट्री को, तो हमने उन फैक्ट्रीज़ को या उन इंडस्ट्रीज़ को कई चीज़ों को देखते हुए या कई चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, लेबर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पैसा कितना लगेगा, पावर आती है कि नहीं आती है वहाँ पे, फिनिश गुड के लिए मार्केट है कि नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है कि नहीं। ये वाला पॉइंट बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। आपने कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दी, जैसे इमेजिन कीजिए आपने पॉली बैग्स का फैक्ट्री लगा दिया, राजस्थान के अंदर ये रूल निकाल दिया गया पॉली बैग्स बैन हो जाएंगे। अब आपने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाते ही पॉली बैग्स बंद हो गए। अब ऐसे में क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं पहले सोचते हैं, पॉलिसीज़ को देखते हैं, उसके बिहाफ पर ही वो प्लान करते हैं कि हम कौन सी इंडस्ट्री सेटअप करें। इसको समझते हैं थोड़ा सा और देखिए। जैसे पहले कुछ फैक्टर्स या डिवीज़न किया, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पानी की अवेलेबिलिटी होगी नहीं, टोपोग्राफी मतलब किस तरह का वहाँ पे सिनेरियो है, क्लाइमेट वहाँ पे किस तरह का रहता है। तो ये तो हो गए आपके नेचर से रिलेटेड कॉजेज, जिनके बिहाफ पे या फैक्टर्स जिनके बिहाफ पे आप ये जज करते हैं कि आपको किसी जगह पर फैक्ट्री लगानी है कि नहीं लगानी। ये तो हो गए आपके नेचुरल फैक्टर। इसके अलावा आपके मैन मेड फैक्टर्स भी होते हैं। कैसे कि आपको वहां पर काम करने के लिए फैक्ट्री में लेबर मिलेगा कि नहीं। जैसलमेर के अंदर आपने बीचों बीच एक फैक्ट्री लगा दी थार डेजर्ट में, अब सोचो वहां पर आप मजदूर कैसे भेजोगे। तो मार्केट है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है कि नहीं, कैपिटल आपके पास में है कि नहीं, और गवर्नमेंट पॉलिसीज है कि नहीं, किस तरह की पॉलिसीज है एंड ऑल। ठीक, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हमने देखे हैं, क्या क्या, एक नेचुरल फैक्टर और एक मैन मेड फैक्टर्स। यहाँ पे आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ज़मीन, वहाँ पर आने वाले भाई बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कैसे काम करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, लेबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कितना पैसा लग रहा है, और फिनिश गुड के लिए मार्केट है कि नहीं। तो सच फैक्टर्स आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन और लोकेटिंग अ फैक्ट्री। ये चीज़ मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और इसको आप इसी तरीके से समझिएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसके लिए इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है। देखिए, इनपुट में किसी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, आपने यहां पे इनपुट में क्या डाला, रॉ मटेरियल।
जो भी प्रोडक्शन के लिए मशीन्स वगैरह चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, या जो भी फैक्ट्री के अंदर गैजेट्स चाहिए, कलरिंग चाहिए, या जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो सारा। फिर यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ क्या होगी, प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करने के बाद इसको आउटपुट मिलेगा। रॉ मटेरियल पहले तो कहाँ पहुंचेगा, इंडस्ट्रीज तक, इंडस्ट्रीज से फिर वो मशीन्स के थ्रू प्रोसेस होगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स फिर ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ तक पहुंचेगा, मार्केट तक, मार्केट में वो बेचा जाएगा, बेचने के बाद में मनी मिलेगी, मनी वापस से रोटेट होकर कहाँ पहुंचेगी, इन इंडस्ट्रीज के पास। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, यहां पर मार्केट की ये एक्टिविटी हमेशा घूमती रहती है। पैसा यहां पर आया, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पूछा, फैक्ट्री पहुंच गया, फैक्ट्री से वो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस से वो सेल हो गया, सेल के बाद में जो मनी है वो कहाँ पहुंच गई, वापस से फैक्ट्री ओनर्स के पास, उससे रॉ मटेरियल फिर से खरीदा गया, फिनिश गुड में मतलब उसको फिर फैक्ट्रीज में भेजा गया, फिर वो प्रोसेस किया गया, और ये सर्कल जो होता है एक बार बार चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं साइक्लिंग पीरियड ऑफ एनी रॉ मटेरियल और एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का साइक्लिंग पीरियड शुरुआत से लास्ट तक का, ये जो भी पूरा ड्यूरेशन है ये साइक्लिंग पीरियड है। ठीक, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें, मैं जानता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिटेल्ड क्वेश्चन इसी से आएगा। सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसमें कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से जो जो मिल रहा है, कॉटन मिल रहा है, जूट मिल रहा है, सिल्क मिल रहा है, वुलन मिल रहा है, शुगर मिल रहा है, और एडिबल ऑयल्स हमें मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर से जो जो आपको मिल रहा है उससे कोई अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो ये इंडस्ट्रीज वो हो सकती हैं। मतलब आप इसको फाइबर इंडस्ट्री भी कह सकते हो। ठीक, इसको आपने फिर जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है वो आप इसको डिवीजन कर सकते हो, फाइबर इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। कुछ अभी स्टेट बोर्ड्स में क्वेश्चन किया गया था, कोई भी फाइबर इंडस्ट्री का एग्जांपल दे दो, फाइबर क्रॉप का एग्जांपल दे दो, तो उसमें आप ऐसे डिवाइड कर सकते। इसमें सबसे पहले आता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखो इसका भी सब डिवीजन टेक्सटाइल, ऑब्वियसली हमने अभी देखा ऊपर ही ऊपर कि ये सारी फाइबर क्रॉप्स होती हैं। अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन देखा जाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग 14% है। टोटल जितनी भी भारत के अंदर इंडस्ट्रीज लगी हुई है उसमें से 14% इंडस्ट्री कैसी है बेटा, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। लगभग 35 मिलियन पीपल डायरेक्टली इसमें ज्वाइंट हैं। क्यों? क्योंकि मान के चलें जो भी मैक्सिमम लोग, कपड़ों का जो काम होता है ना वो कभी भी रुकता नहीं है, कपड़े तो हर कोई इंसान लेगा ही लेगा, इसलिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, तो मार्जिन के कारण ही लोग इसमें इंगेज होते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। मान के चलो एग्रीकल्चर छोड़ दें लोग तो फिर कपड़ों का ही काम करेंगे, टेक्सटाइल का ही काम करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी इससे बहुत ज़्यादा है हमारी, लगभग 24.6%। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है, वहाँ से कन्वर्ट होके कपड़ों में आता है, रॉ कपड़ों में आता है, थान के अंदर आता है। ठीक है, और आजकल तो वैसे भी रेडीमेड होते हैं। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 4%, ये डेटाज हैं सारे, आपको याद होने चाहिए। केवल इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन कंट्री विच इज सेल्फ रिलेंट एंड कंप्लीट इन अ वैल्यू चेन। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल से लेकर के जो हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोड्यूस होते हैं इसी में। मान के चलें कि जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स तक सारी की सारी चीज़ें आपको खुद में, मतलब इसी में मिल जाएगी, आपको कुछ भी चीज़ ढूंढने की, करने की ज़रूरत नहीं होती। 4% जीडीपी के अंदर पार्टिसिपेशन, और केवल एक मात्र इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक, और फिनिश गुड्स भी ऐसे जो हाई वैल्यूड हैं, करोड्स में भी आते हैं कपड़े, बिलीव करोगे, करोड्स में भी, लैक्स में तो बहुत नॉर्मल हो गए आजकल। ठीक है, तो और हज़ारों के अंदर तो हम लोग खरीदते ही हैं। तो यहाँ पर आप मान के चलें रॉ मटेरियल भी हमारा तो फिनिश गुड्स भी हमारे, प्रोड्यूसर भी हम, परचेजर भी हम, तो हम एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री जिसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब इसका क्या प्रोसेस रहता है वो यहाँ पर है कि कैसे फाइबर आता है, कैसे फाइबर को हम स्पिन करते हैं, फिर वेव करते हैं,
फिर डाई करते हैं, फिर गारमेंट में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो फाइबर प्रोडक्शन से रॉ फाइबर निकलता है, फिर उससे हम धागा बनाते हैं, फिर फैब्रिक बनाते हैं, और फिर उसको बाद में डिज़ाइन करते हैं, कलर्ड करते हैं, और फिर गारमेंट्स बनते हैं। होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं तुरंत। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हाथ से चरखा चला करके, कितना आपने पढ़ा है इसको नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में, और बापूजी को तुमने देखा है। बापूजी मतलब जेठालाल वाले बापूजी नहीं, महात्मा गांधी जी। उन्होंने क्या किया था, चरखा चला करके खादी की शुरुआत की, सेल्फ एक तरीके से रिलेंट उन्होंने बनाने की कोशिश की हमें। ठीक है, एंड लगभग आफ्टर 18th सेंचुरी जो पावर लूम से वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, बट उसके पहले तक सारा काम स्पिनिंग और वेविंग के थ्रू ही होता था, मतलब चरखे के थ्रू ही किया जाता था। उसके बाद में स्पिनिंग जेनी आ गई थी मशीन, और फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि भारत में तो बहुत बाद में वो चीज़ें हुई। सबसे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ थी, मील से बनने वाले जो क्लोथ्स थे इंग्लैंड में बनना शुरू हुए, और फिर उसके बाद से ट्रेडिशनली जो इंडस्ट्रीज चली आ रही थी उनको सेटबैक झेलना पड़ा। ये फर्स्ट ऐसी टेक्सटाइल मील थी एस्टेब्लिश हमारे यहाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट सक्सेसफुल, यहां पर अंडरलाइन कर लेना इसको, सक्सेसफुल, पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मील एस्टैब्लिश किया गया था कहां पे, बॉम्बे में, इन 1854 में। अगर मैं इसको ये बोलूं कि पहली टेक्सटाइल मील कहां पर एस्टैब्लिश हुई, तो दैट वुड बी कैलकाटा। ठीक है, लगभग 1818 के आसपास, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। यहाँ पर इसने सक्सेसफुल कहा है, इसलिए हमारा आंसर ये है। तो अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो ये टर्म आप याद रखिएगा। जो 2 वर्ल्ड वॉर हुई यूरोप में, ब्रिटेन ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट था, देयर वॉज अ डिमांड ऑफ क्लोथ इन यूके, सो दे गेव अ बूस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्रिटेन वाले पैसा कमाना चाह रहे थे। ब्रिटेन यूके के अंदर कपड़ों की डिमांड को देखते हुए भारत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब इसमें सेटअप करने के बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पर कपड़े बेचना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ से बनवा करके वहाँ पर, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा थी, पैसा बहुत मुनाफा होता था, और हमें मशीन मेड क्लोथ्स देना उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने हैंडमेड क्लोथ्स लेना शुरू कर दिया। इन द अर्लियर ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड रही। कॉटन को ग्रो किया जाता था महाराष्ट्र और गुजरात में, उसके बाद में डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। ठीक, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भी शेयरिंग होना शुरू हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट किया जाता था, एक्सेस किया जाता था पोर्ट्स के थ्रू, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, इन सभी को देखते हुए ये जो रॉ मटेरियल का मार्केट था वो लोकलाइज्ड हो गया। ये जो इंडस्ट्रीज थी इसके लिंकेज थे एग्रीकल्चर से, ऑब्वियसली यहाँ सारा का सारा जो कॉटन है, रॉ कॉटन एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आएगा। प्रोवाइड करता था फार्मर्स को अपनी लिविंग्स, लाइवलीहुड। जो कॉटन बॉल्स होती थी उसको जो प्लकर्स होते थे, मतलब प्लक करते थे, जो वर्कर्स स्पिनिंग में, जैनिंग में, डाइंग में, डिज़ाइनिंग में, पैकेजिंग में, टेलरिंग में, या फिर आप इसको कह सकते हो जो भी आपको स्टिच करना है उसको यहाँ पे डिज़ाइन करना है, और सोइंग के अंदर मतलब जो भी आपने जैसे भी आपको उसको कन्वर्ट करना है उन सभी को इनसे लाइवलीहुड मिलता था। ये जो इंडस्ट्री थी इसने काफ़ी डिमांड क्रिएट की बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी, एंड फाइनली फिर केमिकल्स आ गए, फिर डाइज आ गई, और फिर उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल्स आ गए, फिर इंजीनियरिंग वर्कर्स आ गए। इन सब के कारण से मतलब इन सब का जो बेस बना वो बना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इवन अभी भी हम ये बोलते हैं ये शर्ट कॉटन का है क्या, ये कॉटन का है, तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं परचेज करने की, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है जो प्योर कॉटन होता है, इसीलिए लोग आजकल दूसरे टाइप के फाइबर से इसमें मिला करके अल्टीमेटली ये वाला इंडस्ट्री मतलब और थोड़ा सा इसको इंजीनियरिंग, हमने बोला ना कि इंजीनियरिंग वर्क्स भी इसमें इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें अपन। नेक्स्ट हमारे सामने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ही आगे है। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1818 में हुई थी, मैंने आपको बताया था कलकत्ता में, बट फेलियर हो गया था। दूसरी लगाई गई कहाँ पे,
दूसरी इंडस्ट्री सेटअप की गई कॉटन मिल डाबर इन 1854 बॉम्बे के अंदर, और फिर इसके बाद में फाउंडेशन हुआ हमारे यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। इसके साथ में क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम है कि बहुत ही मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेड इन अ स्मॉल यूनिट विच कैटर टू द लोकल मार्केट। ऑब्वियसली बहुत ही छोटी यूनिट्स हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ज़्यादा इसको हम वैल्यू भी नहीं करते क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अब ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है ना, इस कारण से यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होता है वो हाई क्वालिटी का नहीं होता, क्योंकि हमारे कंट्री के बाहर हम बेच देते हैं रॉ मटेरियल जो भी हमें अच्छे क्वालिटी का मिलता है। गुड कॉटन हमें मिलता ही नहीं है, ठीक है। रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिलेगा तो उससे फिर धागा अच्छा नहीं बनेगा, धागा अच्छा नहीं बनेगा तो फाइबर अच्छा नहीं होगा। हमारे यहाँ पे जो लेबर है, जो कंपटीशन है, सिंथेटिक फाइबर आ गया है अब तो, क्योंकि कॉटन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, श्रिंक होता है। ये आपने एक बार इसको खरीदा तो आप ये मान के चलें कम से कम 2 साइज लूज हो जाएगी अगर आपने इसको धो दिया तो, 2 तो नहीं 1 मान लो कम से कम। अगर आपने एक्सेल लिया है तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे एल में। तो ऐसे में ये बहुत दिक्कत है। सिंथेटिक फाइबर ना कलर जाता है, ना छोटा होता है, सस्ता भी होता है। तो सिंथेटिक फाइबर ने इसको जगह ले ली, कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया, इस कारण से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के साथ। किन किन के साथ में ट्रेड होता है हमारा? तो यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे कॉटन को। एंड ये जो कॉटन है इसके लिए सबसे बड़ा हमारे सामने इंपोर्टर है जापान। मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा जापान को, हमसे वो इंपोर्ट करता है। आर ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। आर ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल गारमेंट इंडस्ट्री। 4% है हमारा टोटल गारमेंट इंडस्ट्री का, बाकी सारा हम एक्चुअली बहुत ही छोटे पैमाने पर हम काम करते हैं, इस कारण से ज़्यादा मान के चलें प्रॉब्लम है हमारे। सो रेडीमेड गारमेंट्स आर एक्सपोर्टेड टू यूएसए, यूके, रशिया। हम यहाँ से बनाते हैं और उनको बेच देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि हमारे कपड़ों की डिमांड वहाँ ज़्यादा है, बट उनके बने हुए कपड़े पहनने की हमारे में होड़ ज़्यादा है, ठीक है। खुद के कपड़ों को हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, खुद की इंडस्ट्रीज़ को हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, एक ब्रांड है मुफ्ती। मुफ्ती सुनने में बहुत अट्रैक्टिव सा नाम है, आज के देखा जाए तो कंटेम्प्रेरी नेम है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी हमारे क्लासेस में बताया है, ये ब्रांड था मफतलाल। अब सोचो तुम स्कूल जा रहे हो और बोले ये देख मफतलाल का शर्ट है, ये देख मफतलाल की पैंट पहन के आया हूँ। जो तुम्हारे पड़ोस में बैठा हुआ बच्चा है ना, वो बोलेगा यार चलना आगे। तो बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, ट्रेंड के हिसाब से उसका नाम मफतलाल से मुफ्ती कर दिया, समझ रहे हो। और ये लिवाइस की पैंट है, ये ली कूपर की पैंट है। तुम ऐसे समझो कि जो आइडियोलॉजिकल गेम ये लोग खेल रहे हैं हमारे साथ में, हमारा यूथ इसी कारण से उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, फॉरेन इंपोर्टेड क्लोथ्स की तरफ। जबकि हमारी खुद की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हम इन लोगों को रेडीमेड क्लोथ्स बेच रहे हैं। सोचिए आप हमारे खुद के क्लोथ्स ही अगर यूज़ करते तो वो चीपर भी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, दैट इज योर जूट इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके सामने ज़्यादा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, क्योंकि जूट का आजकल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा है। वी आर इट्स सेकेंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर अस। क्यों? फॉरेन एक्सचेंज बहुत मिलता है। इंडिया का वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर है प्रोडक्शन के मामले में, और एक्सपोर्ट हम दूसरे नंबर पे करते हैं जूट को। 3.7 लाख वर्कर्स डायरेक्टली इंगेज हैं और 40 लाख वर्कर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। डायरेक्टली तो 3.7 लाख हैं, इनडायरेक्टली 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता है इस इंडस्ट्री से। अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो लगभग 80 जूट मिल्स भारत के अंदर है, और ये अधिकतर वेस्ट बंगाल के अंदर फैली हुई है, वहीं पर प्रोडक्शन होता है। रिवर हुगली के बैंक्स पर ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है जूट का। यहाँ पर एक नैरो बेल्ट है, ठीक है, जो 98 किलोमीटर से लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर इस हुगली रिवर के बैंक पर आपको इस तरह की इंडस्ट्रीज, इस तरह का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, जहाँ से जूट हमें मिले। जूट इंडस्ट्रीज को वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा होने के कारण ये मान के चलें हब है ये जूट इंडस्ट्रीज का, ठीक।
फैक्टर रेस्पॉन्सिबल कि क्यों हुगली रिवर बेसिन में ये ज़्यादा ग्रो होता है, तो यहाँ पे proximities of the jute production areas, inexpensive water transportation, supported by the good network of railways, roadways, waterways. आप याद करो waterways हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पर हुगली बताया था आपको। इनलैंड वाटरवेज के अंदर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में काम में आता है हुगली रिवर का। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फ्लॉरिश इसलिए हो सकी है क्योंकि आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो, आपके पास में रेलवेज़ का नेटवर्क बहुत अच्छा है, रोडवेज़ अच्छे हैं, वाटरवेज़ आप यूज़ कर रहे हो रॉ मटेरियल को मील्स तक पहुंचाने में, फिर उसको प्रोसेस करने में, और फिर उसके बाद में चीपेस्ट लेबर आपको वहाँ मिल जाती है, और अल्टीमेटली फिर आप जो भी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहाँ से लेबर लेकर के फिनिश गुड्स को प्रोडक्ट मतलब बनाते हो, कन्वर्ट करते हो, फिर उसको एक्सपोर्ट आप कर देते हैं अलग अलग स्टेट्स में, या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप उसको बाहर भी भेज देते हो। लेकिन हर इंडस्ट्रीज के साथ प्रॉब्लम होती है, इसके साथ भी है कि इसकी डिमांड बहुत कम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी डिमांड बहुत कम है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है, इसके साथ में कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल तक का, और यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर इसके जस्ट अगेंस्ट है। सिंथेटिक फाइबर सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जूट इंडस्ट्रीज़ के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, अगर इसको और थोड़ा सा पढ़ें अपन, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई और इसको थोड़ा सा इसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स में जूट का यूज़ करना शुरू करवाने के लिए ऑर्डर दिए। 2005 नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी, जिसका मतलब जो मेन इंटेंशन था वो यही था कि प्रोडक्टिविटीज़ की बढ़ाई जाए, क्वालिटीज़ की बढ़ाई जाए, साथ ही साथ गुड प्राइस में जूट लोगों तक पहुँचे, एंड अल्टीमेटली जो जूट का ज़्यादा मान के चलें कंजप्शन है वो हो, क्योंकि जब तक इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होगा तब तक इसकी प्रोडक्शन के अंदर कॉस्टिंग को आप कम नहीं कर पाओगे। डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्टिंग कम होगी ना, वही है इसका सेंस। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है जूट इंडस्ट्री के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री की, विच इज शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने को मिलती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ पर जो शुगर इंडस्ट्री है उसका और उसके बनने वाले प्रोडक्ट्स का कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। इंडिया स्टैंड्स इन द मतलब सेकंड पोजीशन वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स के तौर पर, बट कंजप्शन के तौर पर हमारा पहला प्लेस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा पहला प्लेस है शुगर के कंजप्शन में। साथ ही साथ गुड़ हो गया, इसके अलावा खंडसरी, ये जैसे कच्ची शुगर जो होती है ना, मतलब जिसमें केमिकल वगैरह नहीं होता, एक तरीके का आप कह सकते हो जो कच्चा गुड़ होता है या शुगर बनने से पहले वाला जो स्टेज होता है, उसका जो कंजप्शन है हमारे यहाँ पे वो पहले नंबर पे है, प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे और कंजप्शन में पहले नंबर पे। हमारा बिना मिठाई के, बिना शुगर के तो काम चलता ही नहीं है। ये तो मतलब जग जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पर मीठा बहुत खाया जाता है। रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इस इंडस्ट्री में बल्क के अंदर, ठीक है। जो भी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल होती है, और शुगर मिल्स के अंदर शुगर केन से बनता है ऑफ कोर्स, तो बहुत ही बल्क में रॉ मटेरियल आता है, इसलिए इसको आप बल्की भी कह सकते हैं। बट क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा बल्क में आता है तो हम बल्की कह रहे हैं, वेट के कारण नहीं कह रहे हैं, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशंस भी किया जाता है, इसको लोकेट किया जाता है, जो भी शुगर इंडस्ट्रीज है उसको लोकेट किया जाएगा नियर द शुगर केन फील्ड्स। जहाँ पर भी जो गन्ने के खेत होंगे उसके पास में ही शुगर केन के जो फील्ड्स होते हैं उसके पास में ही फैक्ट्रीज वगैरह को लगाया जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझना। ऐसे समझें आप कि जो शुगर केन है बेसिकली शुगर से, मतलब शुगर बनाने के लिए शुगर केन से जूस निकालना, जूस को इंस्टेंटली आपको कन्वर्ट करना होता है, जो भी खंडसरी है या फिर जो गुड़ है उसमें, जगरीस को कहते हैं अपन। अल्टीमेटली इससे हमें शुगर मिलती है, क्योंकि शुगर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके वाइट कलर को देने के लिए, ट्रांसपेरेंट उसको बनाने के लिए उसमें मिलाई जाती है केमिकली। सो इम्पॉर्टेंट है। हमारे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग शुगर माइल्स को देखें 662 शुगर माइल्स वी हैव, एंड ओवरऑल आप इसको ऐसे जज कर सकते हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़। और अभी अगर आपने देखा हो तो ग्लोबल लेवल पे शुगर के जो शेयर प्राइजेस थी, जो भी शुगर मैन्युफैक्चरिंग
कंपनीज थी उनके शेयर प्राइसेस बिल्कुल हाइक पर थे। अब से अगर मैं 3 महीने पहले की बात करूं तो इसका मतलब शुगर इंडस्ट्री अभी प्रॉफिटेबल है। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जहां पर गन्ना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वहां पर इंडस्ट्री वहीं ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि अभी हमने इस फैक्ट को पढ़ा। देखिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ इसके अलावा गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा वो प्लेसेस हैं जिनके पास में शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्री सीजनल है नेचर वाइज, लेकिन कॉरपोरेटिव सेक्टर में हमेशा इसका प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। और आजकल तो वैसे भी केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके पैरेलल भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं। यहाँ पर सीजनल क्यों कहा हमने, क्योंकि जब तक शुगर केन सीजन वाइज ही तो ग्रो करेगा, तो जो शुगर केन जिस सीजन में ग्रो कर रहा है उसी से उसके जो सब प्रोडक्ट्स हम तैयार कर रहे हैं लाइक शुगर, इसीलिए इसको सीजनल हमने बोला। रिसेंट ईयर्स में जो टेंडेंसीज हैं इन मील्स की वो शिफ्ट हो गई है और कंसंट्रेट कर रही है साउथ एंड वेस्ट स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शुगर केन होता है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कूलर क्लाइमेट होता है, तो जैसे उसके अंदर जो जूस होता है शुगर केन का वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। इस कारण से या तो आप साउथ में या फिर वेस्टर्न स्टेट्स में शिफ्ट कर जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द केन प्रोड्यूसेस हियर हैज़ द हाई सुक्रोज कंटेंट। सुक्रोज क्या होता है? जो भी मिठास वाला कंटेंट होता है वो ज़्यादा उसमें मिलता है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर द लॉन्गर क्रशिंग सीजन्स, और साथ ही साथ मोर ओवर द कॉर्पोरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स में जो कॉर्पोरेटिव्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं, प्रॉफिटेबल हैं, या बोल सकते हो ज़्यादा वहाँ ट्रेंडिंग है इस तरह का कंसेप्शंस। ठीक है। So in the recent year there is a tendency for the meals to shift and concentrate in the south and western states, especially western states में ज़्यादा ये प्रोडक्शन करने का इनका थॉट है। बट कुछ तमिलनाडु जैसे, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में भी है, आंध्रा जैसे स्टेट्स में भी है। रीज़न है ये जैसे जैसे समुद्र के पास में है तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसे रहता है? ह्यूमिड रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। गर्मी ज़्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि जो ब्रीजेस हैं वो आती रहती हैं और उससे गर्मी का एहसास थोड़ा कम होता है। ह्यूमिडिटी ज़रूर होती है ज़्यादा। देखिए थोड़ा बोलते बोलते गला थोड़ा ख़राब हो गया है। देखिएगा, इस इंडस्ट्री के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। क्या है कि सीजनल है नेचर वाइज, तो प्रोडक्शन जो होता है शुगर केन का वो सीज़न टू सीज़न वेरी करता है, और इसी कारण से इस इंडस्ट्री को थोड़ा लिमिटेशन देखना पड़ता है। ओल्ड और इनफेक्टिव मेथड है हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन के। बहुत सारे शुगर केन से जूस निकाला जाएगा, उनको एक जगह पर कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर गुड़ और फिर उसके बाद शुगर में उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस चलेगा। वो ट्रेडिशनल है और इनएफिशिएंट है, बहुत टाइम लग जाता है, हाइजीनिक भी वो नहीं है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाता है, जहाँ पर केन्स को फैक्ट्री तक जल्दी पहुँचना होता है वो जल्दी नहीं पहुँच पाता। जो मैक्सिमम यूजेस हैं वो भी द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेजेस। ठीक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए कि जो मैक्सिमाइज हमें करना है इसका यूजेस वो मैक्सिमाइज नहीं होता। जितना हम कर सकते हैं उतना इसका मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे काफ़ी हद तक हम कम कर पा रहे हैं इसका यूज़। अब देखिए और दूसरी इंडस्ट्री देखते हैं। अभी हमने कौन सी देखी? एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें हम मिनरल्स को यूज़ करेंगे, नॉन मेटल्स को यूज़ करेंगे, मेटल्स को यूज़ करेंगे एज अ रॉ मटेरियल। जहाँ पर भी इनका यूज़ होता है दोज इंडस्ट्रीज कॉल्ड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हम कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद कर लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फाइनल एग्जामिनेशन में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को लाया जाता है, उसमें आयरन ऑर जो होता है उसको मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन के साथ मिक्स किया जाता है, जो कोक होता है उसके साथ बर्न किया जाता है। केमिस्ट्री वाले टीचर आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे उसका कोक का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, फिर जो मिलता है हमें वो कच्चा लोहा मिलता है जिसको आप पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन को और प्रोसेस किया जाता है
उसके बाद स्टील बनाई जाती है, उसको प्रोसेस करने के बाद उसमें कई सारी और चीज़ें मिलाई जाती है, जैसे मैग्मा हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, उसमें ऐड किया जाता है, फिर शेप दिया जाता है। आप जो भी शेप देना चाहते हैं उसको उस तरह का शेप दिया जाता है, रोलिंग के थ्रू, प्रेसिंग के थ्रू, कास्टिंग के थ्रू और फॉर्किंग के थ्रू। तो इस तरह से ये बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हो भट्टियाँ होती हैं, उन भट्टियों के अंदर इस तरह से इसको प्रोसेस किया जाता है और फिर स्टील और आयरन की चीज़ें बनाई जाती हैं। दिस इज बेसिक इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। बेसिक इंडस्ट्रीज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज का ये बेस होती है। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था ना कि अगर आप कोई फैक्ट्री खोलनी है तो उसका जो ढांचा आप बनाने वाले हैं उसमें लोहा यूज होगा ही होगा। तो ये बल्कि इंडस्ट्री भी है, लार्ज इंडस्ट्री भी है, हैवी इंडस्ट्री भी है और बेसिक इंडस्ट्री भी इसको कहा जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली दूसरी सारी इंडस्ट्रीज जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है आयरन पे, स्टील पे, चाहे मशीन के लिए हो चाहे स्ट्रक्चर के लिए हो, तो वो इनसे ही उनको गेन होता है। स्टील हर जगह पर अलग अलग, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो, डिफेंस हो, मेडिकल हो, टेलीफोनिक हो, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो, या किसी भी तरह की कंज्यूमर गुड्स हो, उन सभी में स्टील यूज होता ही होता है। आपके कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें लोहा या स्टील यूज़ ना हो, लोहा और स्टील यूज़ होगा ही होगा। अब ये मत कहना सर हम तो ट्री हाउस में रहते हैं, ऐसा नहीं होता ना। सो द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जब आपके यहां पर कितना स्टील का प्रोडक्शन आप कर रहे हो, इट इज वन ऑफ द रीजंस जिसके बिहाफ पे आप ये जज करते हो कि आपका देश डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, कि यहां पर कितना अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्रीज को मिल रहा है, कैसे कि कितना प्रोडक्शन और कितना कंजप्शन हो रहा है स्टील का, ये भी एक रीजंस में काउंट होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल चाहे फिनिश गुड्स आपको ऑब्वियसली कहाँ से मिलता है, जो भी आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर देखेंगे तो उसका रॉ मटेरियल हो चाहे उसका फिनिश गुड हो, वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको आप मान के चलें ये बेसिक इंडस्ट्री है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज में पूछा गया है कि आयरन ऑर को, कोकिंग कोल को और लाइमस्टोन को एक साथ मिला दिया जाता है, किस रेशो में, 4:2:1 में। तो ऐसे में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक्चुअल में स्टील, ठीक। और अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा इसको स्टील को हार्ड बनाना चाह रहे हैं तो आपको इसमें मैग्नीज मिलाना पड़ेगा, तो आपका जो स्टील होगा वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट नीड टू बी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्केट्स टू द मार्केट्स एंड द कंज्यूमर्स। जो भी प्रोडक्ट आपने तैयार किया उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मैनर में उसको मार्केट तक पहुंचा पाएं। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें से ये पॉइंट 1 मार्क के अंदर याद कर लेना, इस पॉइंट के बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शंस हैं और साथ ही साथ सॉरी थोड़ा सा गला, मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है, ठीक है। सो थोड़ा सा अगर कहीं वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको आ रही हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंस के अंदर बता दिया आपको, आपसे पूछ लिया जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस बताएं तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो लगभग 95.6 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन इंडिया में होता है। इंडिया की 3rd रैंक है वर्ल्ड के अंदर क्रूड स्टील के मामले में, और इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। मतलब ऐसा स्पंज आयरन का मतलब एक तरीके का ऐसा आयरन होता है, जैसे देखो आपको फोटोज़ में भी दिख रहा होगा, इस फोटोज़ के हिसाब से आप जान पाओगे स्पंज आयरन कैसा होता है, इस तरह का होता है स्पंज आयरन, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा फर्स्ट प्लेस है बाय द वे। सो देयर आर 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मैनी मिनी स्टील प्लांट्स इन इंडिया। प्राइमरी इंटीग्रेटेड 10 तो प्राइमरी इंटीग्रेटेड है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पर लगी हुई है, लगभग 10 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्टील बना रही हैं बड़े लेवल पे और कुछ छोटे लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इस तरह से इंडस्ट्रीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो। मिनी स्टील प्लांट्स वो होते हैं जो स्मॉलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होते हैं, स्टील क्रैप्स एंड स्पंज आयरन यहाँ से हमें मिलता है, जबकि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वो होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, इनको हैंडल किया जाता है कंप्लीटली मैकेनिज्म के थ्रू, या रोलिंग, शेपिंग, ये सब कुछ यहीं पर इन इंडस्ट्रीज़ में ही हो जाता है। थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आती है और क्या क्या जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स
एक्चुअल में, मतलब कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर है, सील। सील क्या है, देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो एक्चुअली स्टील मेकिंग का काम करती है, पब्लिक सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट की है। और टिस्को वो है जो कि प्राइवेट सेक्टर में आती है। टिस्को या टाटा स्टील्स बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो आयरन एंड स्टील मेकिंग का काम करती है। 1950 में चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस करते थे लगभग सेम क्वांटिटी में स्टील, लेकिन चाइना आज बड़ा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी सबसे बड़ा है। छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ पड़ता है बेटा, तुम जानते होंगे कि ये भारत आ गया, ये आपका नर्मदा रिवर आ गया, ये वाला जो रीजन है दैट इज छोटा नागपुर प्लेटो। यहाँ पर मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आपके कंसंट्रेटेड है, मतलब यहीं पर आपको रॉ फॉर्म में आयरन एंड स्टील मिलता है। क्या एडवांटेजेस हैं इन रीजन्स के, तो देखो भाई, लो कॉस्ट पे आयरन और आपको मिल जाएगा, हाई ग्रेड आयरन। ऑब्वियसली आयरन और अगर आपके वहाँ पर मिल रहा है रॉ फॉर्म में, उस जगह पर इंडस्ट्री लगाने का बेनिफिट क्या है, मतलब मिड इंडिया में इंडस्ट्री लगाने का फायदा क्या, कि आपको लो कॉस्ट पे आयरन और मिल जाएगा, रॉ मटेरियल आपको आसानी से हाई ग्रेडेड रॉ मटेरियल मिल जाएगा, चीप लेबर मिल जाएगा, और कितना पोटेंशियल होगा आपके पास में मार्केट कवर अप करने का, क्योंकि रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है, चीप लेबर आपको मिल रहा है, इंडस्ट्रीज आपने सेटअप कर रखी है, सो अल्टीमेटली यू विल बी प्रॉफिटेबल। सो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन producing country in the world. We are actually notable to perform in our full potential largely due to, देखिए, we are not able होगा ये ना, notable नहीं है, we are not able इसकी जगह आप करेंगे unable, we are unable to perform our full of potential। भारत के अंदर बहुत अथाह आपके पास पोटेंशियल है, बट फिर भी हम क्यों अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। वी हैड सम रीजंस, जैसे पहली चीज़, हमारे यहाँ कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, एंड कोकिंग कोल इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ज़रूरी है आयरन और से स्टील कन्वर्ट करने में। कॉस्ट ज़्यादा आता है और लिमिटेड अवेलेबल है। आपकी प्रोडक्टिविटी, जो लेबर है वो आज भी उसी टेक्निक का काम कर रहा है जैसे पहले करता था, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। एनर्जी, जिस एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जहाँ मान के चलें बहुत डिग्निटीज़ जहाँ रहते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप डेलीगेट्स में काउंट करते हैं, वहाँ पर भी उन जगहों पर भी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। तो ये तो बहुत छोटे शहर है, तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो ये रीजंस हैं। अगर आपको रीजंस पूछ सकता है, हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि वी हैड सम रीजंस जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है। सो सच रीजंस वी हैड। सो लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव given a boost to the industry, to this industry actually, and the efforts done by the private entrepreneurs like Tata। तो इनके थ्रू कोशिश की जा रही है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, इसको ग्रोथ देने के लिए। और ऑलरेडी तुम जानते हो कि अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इसको डायरेक्टली जोड़ा जाता है आपकी डेवलपमेंट से। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज़ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, या फिर आप कह सकते हो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। कैसे आप एल्यूमिनियम बनाते हैं। हमारे यहाँ पर आजकल स्टील और आयरन को रिप्लेस किया जा रहा है एल्यूमिनियम के थ्रू। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज अनदर और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। आपके मेटल रिलेटेड अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री जो आयरन एंड स्टील के बाद आती है तो दैट इज एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। सेम वैसा ही जैसे बॉक्साइट, एल्यूमिना, इन सब को आपने एक साथ लिया। ये पूरा प्रोसेस ऑलरेडी शायद ये प्रोसेस आपको केमिस्ट्री वाले टीचर्स ने एक्सप्लेन किया होगा। तो वहाँ पर कैसे बनता है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे रॉ मटेरियल को लाया जाता है, फिर रिफाइनरीज में उसके साथ में केमिकल्स को ऐड किया जाता है, उसके बाद में इसको वापस से मतलब शेप दिया जाता है, मोल्ड किया जाता है, और अल्टीमेटली हमें एल्यूमिनियम मिल जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है एल्यूमिनियम कैसे मैन्युफैक्चर होता है। अगर इसको थोड़ा सा और हम देखें
तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या गुडनेस होती है, क्या इसकी वैल्यूज़ होती हैं, क्या वर्च्यूज़ होते हैं। तो अल्टीमेटली आजकल रिप्लेस एल्यूमिनियम क्यों किया जा रहा है समझना। एल्यूमिनियम के आने से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे बहुत फ़र्क पड़ा है। वेट में काफ़ी कम होता है और कभी भी इसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता, किसी भी वेदर में इसको नुकसान नहीं होता। हीट भी एक तरीके का गुड कंडक्टर होता है, हीट का भी। और मान के चलें आप दूसरे मेटल्स के साथ आराम से मेलेबल है, आराम से उनके साथ घुल मिल सकता है और स्ट्रॉन्ग आप इसको बना सकते हो। आजकल तो आप घर के अंदर देखें, पहले जो आयरन की चीज़ें यूज़ किया जाता था, चाहे डोर हो चाहे आपकी विंडो हो, आजकल इसको आसानी से, क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत आसान है, लाइट वेट होता है, बड़ा आपको टास्क नहीं लगता कि आपको एक गेट रिप्लेस करना है, आसानी से एल्यूमिनियम को आप यूज़ करते हुए सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो एल्यूमिनियम को आजकल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है डोमेस्टिक मैनर में, और आजकल तो वैसे भी हर जगह पर एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दिया गया है, चाहे कॉर्पोरेटिव फील्ड्स हों और मे बी पॉसिबली और डोमेस्टिक। एयरक्राफ्ट के अंदर चाहे जो हमारे पर्सनल यूटेंसिल्स होते हैं, चाहे वायर्स होते हैं, उनमें आजकल किसको, एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है स्टील के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इसके सब्स्टिट्यूट क्या हैं, किसके सब्स्टिट्यूट, स्टील की जगह पर आजकल एल्यूमिनियम, कॉपर की जगह पर आजकल एल्यूमिनियम, जिंक लेड की जगह पर आजकल एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करते हैं अब, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली भारत के अंदर टोटल 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, जो कहाँ का लोकेटेड है, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। ठीक है। बॉक्साइट रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है, अभी हमने देखा था, थोड़ा बल्की होता है, ठीक है, रेडिश होता है कलर के अंदर, डार्क रेडिश। इसकी रेगुलर सप्लाई इसको नीडेड है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ शॉर्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मिनिमम कॉस्ट, एक तरीके से दो बड़े फैक्टर हैं। जहां पर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, अल्टीमेटली इस तरह की इंडस्ट्री वहीं सेटअप की जा सकती है, जहां पर एक तो रॉ मटेरियल आपको मिल जाए, लेबर आपको सस्ती मिल जाए, तो ये काम पॉसिबल हो सकता है। इन फुल फॉर्म्स को आप याद रख लेना, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। आ जाइए जल्दी से इसको आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा होने को है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें, देखो केमिकल इंडस्ट्रीज़ का आजकल आज के सिनेरियो को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। रीज़न क्या है उसका, हर जगह पर आजकल केमिकल यूज़ हो रहा है, तो केमिकल का ऑटोमेटिकली कंजप्शन ज़्यादा हो गया है, इस कारण से इस इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रोथ मिला है। सो डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्री की इकोनॉमी में इसका पार्टिसिपेशन है, जीडीपी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और बहुत ही तेज़ी से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बीच में ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब देखो ज़्यादा प्रोडक्शन कर चाहिए तुम्हें, तो फिर केमिकल्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, हम जानते हैं। इनऑर्गेनिक बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आजकल लोग मूव भी कर रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ, क्योंकि बीमारियां केमिकल से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इसके इन्वॉल्वेंस की बात करें या किसी और दूसरी चीज़ में। इंडिया हैड द 3rd लार्जेस्ट प्लेस इन एशिया। अगर हम 12th प्लेस की बात करें वर्ल्ड के अंदर, तो साइज़ के हिसाब से वी हैड 12th in all over the world and 3rd in Asia. We are the largest, 3rd largest and 12th place in world. So एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत बड़ा इसका रोल है, चाहे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो, चाहे इंसेक्ट्स या जो विड्स होते हैं, वो जो हार्मफुल विड्स या इंसेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना हो, कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है तुम जानते हो इसके बारे में, तो सीधी सिंपल भाषा में, जहाँ पे आपने केमिकल्स को यूज़ करके कोई चीज़ प्रोड्यूस की वो इनऑर्गेनिक, और जिसमें आपने केमिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया वो इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक। सो सच डिविजन्स वी कुड सी, ये हम कर सकते हैं और तुम इसमें बता दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखें, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ये भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है हमारे यहाँ। एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी तेज़ी से, जो भी हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स मैक्सिमम यूज़ होते हैं, सो सबसे तेज़ी से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनी है, दैट इज़ फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री प्लांट जो हमारे यहाँ लगाया गया वो तमिलनाडु के अंदर रानीपेट जो जगह है वहाँ पर लगा 1906 के अंदर, और रियल ग्रोथ बिकेम विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंधरी, ठीक है। ये कहाँ पे, सिंधरी बेसिकली प्लांट लगाया गया झारखंड में।
यहाँ पे मान के चलें फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत ग्रोथ दी हमें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। इसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया लगभग थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजीनियस जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, मतलब नाइट्रोजन को क्रिएट करने वाले। 57 फर्टिलाइजर्स यूनिट मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजीनियस और एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। 29 ऐसे फर्टिलाइजर यूनिट हैं या जहाँ पे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वहाँ यूरिया, और 9 ऐसे हैं जहाँ पे अमोनियम सल्फेट के फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं। अगर हम बाय प्रोडक्ट्स की बात करें और 68 छोटे छोटे यूनिट्स की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ पे सुपर फॉस्फेट प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्टिलाइजर के अंदर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर्स थोड़े से याद रख लीजिएगा, जो कि यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने लगा, तो इसलिए फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करने के बजाय फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करना ज़्यादा बेहतर था। इजीली अवेलेबल है हमारे यहाँ पर नेचुरल गैसेस, तो पाइपलाइंस के थ्रू फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैसेस थ्रू द पाइपलाइन। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। अच्छा, इसका क्या रिलेशन है नेचुरल गैसेस का और फर्टिलाइजर्स का, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी ऊपर अपन ने पढ़ा है कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं ना कहीं ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो नेचुरल गैसेस को यूज़ करती है। कहीं ना कहीं नहीं, मतलब होता ही होता है। तो नेचुरल गैसेस एक तरीके का प्रोसेसिंग फॉर्म है, प्रोसेसिंग एलिमेंट है अगर आपको फर्टिलाइजर्स बनाने हैं तो। दैट इज़ वाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारी नई इंडस्ट्री, एंड दैट इज़ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री आज आप देखते हो सारी मैक्सिमम हमारे यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो किससे रिलेटेड है? ऑफ कोर्स वो रिलेटेड है आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन से या सीमेंट से, कंक्रीट से। हमारे यहाँ पे सीमेंट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब सीमेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? लाइमस्टोन चाहिए, सिलिका चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, एल्यूमिनिया, जिप्सम, कोल, इलेक्ट्रिक पाउडर, ये सारे रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर चाहिए होती है। Decontrol of price distributions in 1989, the other policies reforms led by the cement industries to make rapid strides to capacity, process, technology and production. काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेटली आप देखिए 1989 के बाद से जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, वो फ्लॉरिश होने लगी। काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन सीमेंट का अब होने लगा। लेकिन सबसे पहले प्लांट की बात करें तो वो चेन्नई में लग गया था 1904 के अंदर। इसके बाद से लगातार हमारा डेवलपमेंट होता गया और आज की कंडीशन ये है कि 128 बड़े और लगभग 332 छोटे सीमेंट प्लांट्स हैं हमारे यहाँ। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ये सारी चीज़ें एक जगह पर मिलना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम आज बात करें तो इसकी कैपेसिटी कितनी है एनुअली? 131 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन, 100 मिलियन टन कैपेसिटी, मतलब इतना हम कर सकते हैं। और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? इतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा तेज़ जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि अपना टाइम काफ़ी हो चुका है ना, ज़्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा फिर तुम पढ़ोगे नहीं। इंडिया प्रोड्यूस करता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीमेंट्स जो कि अच्छी क्वालिटी की होती हैं, और साउथ और ईस्ट एशिया के अंदर ये मतलब काफ़ी बड़ा इसका मार्केट है, वहाँ पे तुरंत ही इसको सेल आउट करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है हमारे यहाँ पर। लिबरलाइजेशन के बाद से एक नया और कंटेम्प्रेरी हमें सिचुएशन, एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, कार्स हों या फिर बड़ी हैवी जो व्हीकल्स होते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं या फिर जो भी बिजनेस व्हीकल्स होते हैं, कैरी व्हीकल्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ। हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने अपने आप को सेटअप किया यहाँ पे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया, नई टेक्नोलॉजीज आई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ एंगेज हुई, डेवलपमेंट उन्होंने किया। लगभग हमारे यहाँ पर 15 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पैसेंजर्स कार्स बनाते हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाते हैं। जैसे आजकल तो व्हीकल्स में ही बहुत सारी सुविधा होती है, आजकल ATM भी मिल जाता है। आजकल मतलब आप मान के चलो, पहले तो एम्बुलेंस ही देखने को मिलती थी, आजकल व्हीकल्स में ही सब कुछ हो जाता है। ठीक है। सो 9 ऑफ द कॉमर्शियल व्हीकल्स, 14 ऑफ द 2 एंड द 3 व्हीलर्स। आप समझें लगभग
9 ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स, 14 ऑफ द 2 एंड 3 व्हीलर्स। जो 15 तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, जो कार मैन्युफैक्चर करते हैं, पैसेंजर कार और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स करते हैं। 9 कॉमर्शियल व्हीकल्स करते हैं। 14 ऑफ 2, 14 में से 2 ऐसे हैं जो कि टू व्हीलर, मतलब 14 ऑफ द 2 व्हीलर्स, ऐसा समझे कि 14 तो टू व्हीलर बनाते हैं और 3 व्हीलर बनाते हैं। 14 ऐसे हैं जो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर में डील करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली 15 के बाद में आपके 9 एंड 14, ठीक। पैसेंजर कार्स हो गए, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हो गए, कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाले, तो इतनी सारी कंपनीज हमारे यहाँ पे काम कर रही है। इंडस्ट्रीज बेसिकली दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बहुत सस्ता स्टील है, और बेंगलोर जैसी जगह पर इंडस्ट्रीज का सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, इसको मोस्ट बना लेना। क्यों बना लेना? क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। इंडस्ट्रीज सेटअप होने से क्या होता है बेटा? पॉल्यूशन होता है, नो डाउट, चाहे नॉइज का हो, चाहे वाटर का हो। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं अपने आप को क्लीन रखने के लिए जो भी प्रोसेसिंग होती है उसमें पानी का यूज़ करती है, तो पानी को लास्टली जब पानी पोल्यूटेड हो जाता है वो तो नदियों वगैरह में छोड़ देती हैं। इस कारण से ये बहुत बड़ा कॉज क्रिएट करती हैं, एयर में भी, वाटर में भी और साउंड का भी, ठीक है। सो एनवायरनमेंट इससे बहुत ज़्यादा इसको नुकसान होता है। एयर पोल्यूशन, सबसे पहले देखते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। अब काफ़ी ज़्यादा हाई प्रपोर्शन में आपको देखने को मिलता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गैसेस ऑब्वियसली निकलेगी। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इस तरह की गैसेस बाहर निकलती हैं और अल्टीमेटली नुकसान देती हैं एनवायरनमेंट को। अगर मैं एयर के अंदर बात करूं तो काफ़ी सारे ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि स्मोक के साथ में, मिस्ट के साथ में, स्प्रेज के साथ में मिलते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। स्मोक के अंदर केमिकल्स एंड जो भी पेपर फैक्ट्रीज होती हैं, यहाँ पर भी हर एक जगह से, मतलब मान के चलें आप एयर के अंदर, तो पोल्यूशन की प्रॉबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना, कोई भी प्रोसेसिंग, आप सोचो कलर भी आप कर रहे हो अगर, तो कलर के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कलर के होते हैं या दूसरे केमिकल के होते हैं वो हवा के साथ मिलते हैं। अगर आप एक बार ऐसे सोचें कि तेज़ हवा चल रही है और आपने अचानक से कोई गंदी कोई भी चद्दर भी है उसको झाड़ दी अगर आपने, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे, डस्ट पार्टिकल्स, वो हवा के साथ मिल जाते हैं, उड़ जाते हैं। ऐसे में सोच के चलें अगर आसपास में कोई फर्टाइल लैंड होती है, तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी हमारे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, टर्म 1 के अंदर, तो वो पार्टिकल क्या होता है, वहाँ जाके डस्ट जो होती है वो बैठ जाती है। ऐसे में फर्टिलिटी ऑफ लैंड भी खत्म हो जाता है। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं, इस पर ज़्यादा टाइम अपने को खराब नहीं करना चाहिए। वाटर पोल्यूशन, सेम वही चीज़ जो आप ऐसे में पढ़ते हो, इंग्लिश के अंदर आपने ऐसे पढ़ा होगा, नो डाउट कई सारी चीज़ें बता सकते हो इसमें आप, किस तरह से पानी, जो पोल्यूटेड पानी होता है रिवर्स के साथ में या सी के अंदर, या जो भी छोटे मोटे आपने कोई चाहे पॉन्ड वगैरह है, तो उन सब के अंदर अगर पानी इकट्ठा होता है और वो अगर केमिकल्स उसमें हैं, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री हो, उससे निकलने वाले वेस्ट कहीं ना कहीं रिवर्स वगैरह को पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थर्मल पोल्यूशन, अरे भाई ये वाला भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली तो ये सारी चीज़ें वाटर हो गया, एयर हो गया, तुम बता देते हो, लेकिन ये थर्मल वाला थोड़ा सा मुझे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसको सुनो अच्छे से। थर्मल से हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ पे गर्मी होगी, है ना। अब होता क्या है बेसिकली थर्मल प्लांट के अंदर, थर्मल प्लांट में गर्मी को, मतलब जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उसको ठंडा करने के लिए, वहाँ की एयर एनवायरनमेंट को, वहाँ की इक्विपमेंट्स को ठंडा करने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। सबसे सिंपल तरीका होता है। अब पानी क्या करता है, पानी के अंदर ऑब्वियसली ये चीज़ आपने साइंस में पढ़ी है कि उसकी ये उसके बोल सकते हैं फीचर होता है पानी का कि एनवायरनमेंट जो आसपास का है उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेता है। बाहर का टेम्परेचर और अगर पानी कंटेनर है तो उसका टेम्परेचर लगभग इक्वल सा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई गर्म चीज़ ठंडे पानी में डाल दी तो वो जो हीट होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, और वो गर्म हो जाएगा, और वो जो चीज़ है, जो भी चीज़ आपने डाली है उसके अंदर इक्वल हो जाएगा दोनों का टेम्परेचर। तो ऐसे में क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन के अंदर पानी जो उसमें यूज़ किया जाता है थर्मल प्लांट्स में, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म पानी को ही आप कहाँ पहुँचा देते हो,
रिवर्स वगैरह में छोड़ देते हो। हालांकि वो पानी ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होता, बट वो गर्म ज़्यादा होता है। गर्म होने से क्या होता है, अब आप सोचो, हाँ न्यूक्लियर प्लांट का भी है, उसमें भी आर्क जो होता है या फिर न्यूक्लियर जो भी गैजेट्स वगैरह होते हैं या जो भी वो प्लांट होता है, उसके अंदर भी ठंडक रखने के लिए पानी को ही यूज़ किया जाता है। अल्टीमेटली ये जो गर्म पानी है उसको आप रिवर्स वगैरह में छोड़ देते हो, बिल्कुल सडन चेंज हो जाता है वहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए, वहाँ पर जो भी अगर वेजिटेशंस भी आसपास है तो उन सभी के लिए जहाँ पे मिलना चाहिए ठंडा नॉर्मल पानी, वहाँ पर मिलता है उनको गर्म पानी, जिससे कि मिसबैलेंस क्रिएट होता है। और तुम जानते हो कि एनवायरनमेंट में कोई भी अनवांटेड चीज़ लगातार ग्रोथ करने लग जाए या लगातार प्रेजेंट हो जाती है, तो दैट गोज और दैट सेज कि ये आपका पोल्यूशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमने थर्मल वाले में, वैसे थर्मल का मतलब ये मत समझना कि और किसी चीज़ से होता है, उसमें गर्म पानी ही है। नॉइज़ पोल्यूशन ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने डेसिबल्स तक हमें सुनना चाहिए। और इतना सिंपल सी बात है, तुम ऐसे भी समझ लो, ज़्यादा आप सुनेंगे, साइकोलॉजिकल फैक्ट ये कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा हाई पिच पे कोई भी चीज़ सुनी तो आप बहरे भी हो सकते हैं। और आप जो अनवांटेड थिंग्स सुन रहे हैं, अगर आपको नहीं सुनना है, अगर आप सुना जा रहा है आपको, या आसपास आपके फैक्ट्री लगी हुई है और उसमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अल्टीमेटली आप फिर मतलब डिसेबल्ड हो जाएंगे सुनने के मामले में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी। नॉर्मली ये चीज़ हमें पता है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन इसमें से बनेगा। और गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी आपसे पेपर, एग्जामिनर जब भी आपसे पेपर पूछता है तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिनका जवाब उनको भी नहीं ध्यान हो, लाइक या कोई सजेशन हो। तो फ्यूचर जो क्रिएटर्स हैं सोसाइटी के, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट सच टॉपिक्स, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से आप कैसे बचा सकते हो, वो एक्चुअली ये जो थॉट है ना, ये वो जानना चाहते हैं। और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे काफ़ी सारे। और नॉर्मली ऐसा नहीं केवल आप तक ही, आपकी क्लास तक ही, बड़ी बड़ी क्लासेस में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन आईएएस तक के इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ सिचुएशन दे देंगे और फिर आपको पूछ लेंगे कि भाई बताओ। तो यहाँ पे एवरी लीटर ऑफ द वेस्ट वाटर डिस्चार्जेस बाय द इंडस्ट्रीज पॉल्यूट्स 8 times द क्वांटिटीज ऑफ फ्रेश वाटर। तुम इस बात को समझो कि 1 लीटर वेस्ट वाटर है, वो लगभग 8 गुना से ज़्यादा क्वांटिटी फ्रेश वाटर की डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़राब कर देता है। तो हमारे यहाँ तो पता ही नहीं कितना ही। तो फ्रेश वाटर क्या सॉल्यूशन निकालोगे आप कैसे इसको देखेंगे, इसका जवाब आप मुझे देने की कोशिश करना, इसका जवाब मुझे आप प्लीज़ बताने की कोशिश करना कि आपके पास में क्या इस क्वेश्चन का जवाब है कि हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड। आप फ्रेश पानी को खराब ना करो इंडस्ट्रीज के थ्रू, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के थ्रू। उसका सजेशन क्या आपके पास में अगर है तो वो सजेशन आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। हालांकि ग्लिम्स आपको दिखा देता हूँ कुछ, जैसे क्या क्या कर सकते हैं। मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठा अभी तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, बट हाँ मेरे पास में इसका आंसर यहाँ है। बट अगर आपको नहीं मिलता है तो देखिएगा इसको, अदरवाइज हालांकि ये पीडीएफ आपको मिलेगा ही। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप प्लीज़ पता करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। चलो बता देता हूँ यार, देखो मिनिमाइज करें आप जो भी वाटर प्रोसेसिंग है उसको रिड्यूस करें, वाटर को रिसाइकिल करें बार बार, अलग अलग जो भी आपके पास टेक्निक नहीं है, जैसे हमने अभी थर्मल वाला पढ़ा, अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो टेक्निक डेवलप की जाए। ठीक है, तभी हम इसको ज़्यादा बचा सकते हैं। हार्वेस्ट, जो भी आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं ऑफ रेन वाटर, तो वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है वाटर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स। आप ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें। आपको अगर हार्वेस्ट करना है, सिंचाई करनी है, इरिगेशन करना है, तो यू मस्ट एक्चुअली कहीं ना कहीं एट सम इंस्टेंस यू नीड टू बी डिपेंडेंट ओवर द रेन वाटर। ठीक है, क्योंकि आप बोरिंग करवाएंगे, बोरिंग करवाने के बाद पानी अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो वाटर लेवल होता है अर्थ का वो कम होगा और ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। अगर आपने गर्म पानी को बिना उसके साथ में ट्रीटमेंट किए, बिना उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रिलीज़ कर दिया तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप पहले कोशिश करें कि आप जो हॉट वाटर है उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से ट्रीट कर पाएँ, जिससे कि जो भी रहने वाले जीव हैं पानी के अंदर, नदियों के अंदर, तो उनसे उनको नुकसान ना हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको देने पड़ेंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ये वाली चीज़ थोड़ा सा अच्छे सुन लें। आप आगे चल करके भविष्य में अगर ज़्यादा पानी निकालते हैं और अभी यहाँ पर जैसे हमारे अर्थ के अंदर जो भी पानी मतलब वाटर लेवल जो है लगातार कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जा रहा है, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सेंसिबल मैनर में यूज़ करें इवन जो ग्राउंड वाटर है उसको। तो क्यों? क्योंकि वही एक सोर्स है हम सब के लिए जो ड्रिंकेबल वाटर हमें प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना ज़रूरी है। और ऐसे ही ये वाला भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो तो पानी से रिलेटेड था और ये सारे अब रेस्ट ऑफ द
थिंग्स, चाहे नॉइस का हो जाए, चाहे मशीनरी का हो जाए, चाहे एयर का हो जाए। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हार्वेस्ट है, हमारे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो अगर सिस्टमेटिक तरीके से सही फॉर्म में अगर काम कर रही होती है तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस कर सकती है पोल्यूशन को। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर और अल्टीमेटली हम एंड पर पहुंच गए हैं हमारे लेक्चर के। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सो एनटीपीसी का फुल फॉर्म आपने याद कर लिया, अब समझ लो थोड़ा सा इसके बारे में, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एनटीपीसी एक तरीके से काफ़ी मेजर बोल सकते हो आप, प्रोड्यूसर है किस चीज़ का। हमारे यहाँ जितने भी थर्मल पावर प्लांट लगते हैं उन सभी को जो पावर प्रोवाइड, मतलब वहाँ से जो पावर जनरेट होती है वही किसके थ्रू होती है, वो एनटीपीसी के थ्रू होती है। एनटीपीसी इज़ द मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। यहाँ पर ये आईएसओ सर्टिफाइड है, और आईएसओ सर्टिफाइड है, थोड़ा सा ये देख लेना ना, ये नंबरिंग वगैरह होती है ना, ये इसका एक सिस्टम होता है। ये कॉरपोरेशन हैज़ द प्रोएक्टिव अप्रोच टू द preserving the natural environment and resourcing like water, oil, gases, fuels in a place where is setting up the power plant। यहाँ पर ये एनटीपीसी इस बात के लिए अश्योर करता है कि जहाँ पर भी ये पावर प्लांट लग रहे हैं वहाँ पर एक सही प्रिजर्वेशन हो सके इन सभी चीज़ों का जो वहाँ पे मतलब एग्जिस्ट करती है, ठीक है। This has been possible through the upgrading the existing equipments, minimizing the waste and reducing the environmental pollution। So it is really important कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से अपना वर्किंग करें। अगर वो सही तरीके से वर्किंग करेंगे तो अल्टीमेटली पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा तो वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि हम अच्छे से काम कर सकते हैं बिना एनवायरनमेंट को पोल्यूट किए हुए। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया, लास्ट के जो टॉपिक है ज़्यादा आपको पढ़ने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ जो हमने इंडस्ट्रीज़ पढ़ी उसके, क्योंकि इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। बट ये वाला लास्ट वाले जो पॉइंट्स थे, लास्ट वाले जो टॉपिक्स थे, चाहे प्रिजर्वेशन है, लैंड या जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला टॉपिक है, आपके सजेशन हो गए इनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िएगा, प्रोबेबिलिटी इनके ज़्यादा आने की है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक लास्ट आपका मैप वाला लेक्चर बचा हुआ है कि कैसे मैप आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो वाला और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछिएगा, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप मेरे पर्सनल नंबर भी ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। एसएसटी इज़ नॉट लाइक दैट कि बहुत सारे लोग कहते हैं सालों साल टेंशन, बट एसएसटी के बिना शायद आपकी अच्छी ग्रेड्स पॉसिबल नहीं है। एसएसटी को आप केवल एक नॉर्मली पढ़ने के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर ना देखें, ये आपकी लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। एंड आई नो थोड़ी सी बोरिंग है, थोड़ी चीज़ें अफेक्टिव नहीं लगती, प्रैक्टिकल नहीं लगती, बट हाँ ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि ये लाइफ को कहीं ना कहीं सही तरीके से जीना सिखाती है। इस तरह के टॉपिक्स लगते होंगे बोरिंग, बट नो डाउट इन टॉपिक्स के बिना शायद अधूरे हैं, ठीक है, हम भी और हमारा समाज भी। तो एसएसटी इज़ नॉट सालों साल टेंशन, प्लीज़ इसको ऐसे कंसिडर ना करें। एसएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसटी का वैल्यू करें और पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करते हैं इसके आगे। थैंक यू सो मच।